द स्टडी आईसी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पे अभी हम अपनी स्टैटिक क्यूज है उसमें आर्ट एंड कल्चर से संबंधित क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। आप जरूर देखिए, आगामी एग्जाम में आपके बहुत ही हेल्पफुल होंगे। उसमें हमारा पहला क्वेश्चन यही कह रहा है, गुप्त काल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुप्त युग के बारे में आपको बताना है कौन से कथन सही है। जो कथन दे रखे से यार आपको इसमें से सही कथन पूछा है मित्रों, सही कथन ध्यान रखना। पहला है, गुप्त काल को अक्सर भारतीय वास्तुकला के स्वर्णिम काल के रूप में जाना जाता है, जिसने सभी धर्मों के अनुकरणीय सहिष्णुता विद्वान थी। आपको बताना है ये धार्मिक सहिष्णुता विद्वान थी या नहीं थी, और स्वर्णिम काल था या नहीं था। वास्तुकला के बारे में आपको बताना है। गुप्त काल के दौरान गुफाओं के निर्माण का विकास किया गया था। आपको बताना इस काल में गुफाओं का निर्माण का विकास किया या नहीं किया। तीसरा कथन ये रहा, गुफाओं में शैवियों मतलब मित्रों चित्रों के बारे में कह रहा है। जो गुफाओं के अंदर चित्रकला थी उसके बारे में कह रहा है। फ्रेस्को पेंटिंग का उपयोग करके बनाया गया था। आपको बताना है ये कथन सत्य है या असत्य है। और फोर्थ नंबर ऑप्शन कह रहा, बौद्ध और जैन कला ने इस दौरान अपना महत्व खो दिया है। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। अगर मित्रों आपने गुप्त काल की स्थापत्य कला के बारे में पढ़ा होगा तो आप इससे तो वाकिफ होंगे। स्थापत्य और साहित्य कला में इस काल ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रगति की थी। इस दृष्टि से हमारा ये पहला पैरा तो ठीक हो गया। और दूसरा पैरा ये जो धर्म की सहिष्णुता की बात कर रहा है, तो मित्रों ये भी कथन सही है। उन्होंने बौद्ध धर्म को भी संरक्षण दिया, जैन धर्म को भी संरक्षण दिया, और साथ में जो ब्राह्मणवाद था उनको भी संरक्षण दिया था। इस दृष्टि से हमारा पहला कथन सत्य हो गया। और अब दूसरे कथन की तरफ देखते हैं। दूसरा कथन ये गुफाओं के निर्माण की बात कर रहा है। अगर आपने प्राचीन इतिहास में देखा होगा तो मित्रों गुफाओं का निर्माण ईसा पूर्व के काल में होता था। ईसा एडी में इसका विकास नहीं हुआ था गुफाओं का इतना। और जो गुप्त काल था इस काल में आते आते तो बहुत ही कम हो गया, नगण्य हो गया था। इस दृष्टि से हमारा दूसरा कथन मित्रों गलत हो गया था। इस काल में गुफाओं का निर्माण नहीं हुआ था। तो अगर आप एलिमिनेशन मेथड से देखोगे तो एक सही बता रहा है और दूसरा गलत है। तो एक तो इसमें सही है और दूसरा इसी में भी आ रहा है, इसी में भी आ रहा है, इसी में भी आ रहा है। तो मित्रों इसका आंसर तो सही बी होगा, 1 और 3। तीसरा सही है ऑटोमेटिक। आपको पता भी ना होता अगर तीसरा, तो भी एलिमिनेशन मेथड से आप आसानी से निकाल सकते हो इसका आंसर। तो मित्रों ये आप अजंता गुफाओं में देखोगे तो ये पेंटिंग की जो ये पद्धति है ये वहाँ पर आपको मिलेगी। इस दृष्टि से हमारा तीसरा कथन सत्य हो गया। और मित्रों जो चौथा कथन है जो जैन और बौद्ध कला के बारे में, तो जो जैन और बौद्ध धर्म था इनका तो डिक्लाइन हुआ था, बट जो कला थी स्थापत्य कला और साहित्य कला उसका इस काल में विकास हुआ था। लेकिन ये मैं तो खोने की बात कर रहा है। इस दृष्टि से हमारा फोर्थ नंबर ऑप्शन गलत हो गया। तो सही ऑप्शन 1 और 3 हो गया। तो इसका सही आंसर बी हो गया, केवल 1 और 3। इसके बारे में देख ले आप। जो गुप्त काल था वो 4वीं शताब्दी ईसा में इसका विकास हुआ था, और ये वास्तुकला का एक स्वर्णिम काल माना जाता है। और मंदिर वास्तुकला इस टाइम एक स्वर्णिम और सर्वोत्तम स्तर पर पहुंची थी। उत्कृष्ट श्रम उत्कृष्ट की बात कर रहा है। इस दृष्टि से देखें तो हमारा ये कथन सत्य हो गया था। ये स्वर्णिम काल के बारे में बात कर रहा था, हमारा पहला कथन सत्य हो गया। और साथ में देखो ये कह रहा है इस तरह बौद्ध और जैन कला भी गुप्त काल के दौरान अपने श्रम पर थी। कहने का मतलब अपने विकास स्तर पर थी। और मुख्य रूप से ये ब्राह्मणवादी शासक थे, लेकिन इन्होंने अन्य धर्मों को भी संरक्षण प्रदान किया। इस दृष्टि से दूसरा अपना पहले ऑप्शन का पैरा था वो भी सत्य हो गया। और ये कह रहा गुफा या निर्माण स्थिर थी। मित्रों इस काल में गुफाओं का इतना निर्माण नहीं हुआ, क्योंकि मंदिर वास्तुकला का विकास होने के कारण गुफाओं का विकास नगण्य हो गया था। और ये भित्ति चित्रों का विकास भी हुआ था। हम जो अजंता या एलोरा में जो चित्र बने हुए वो प्रमुख की बात कर रहा है। अजंता की गुफाओं में सभी को जो फ्रेस्को पेंटिंग का उपयोग किया गया, चित्रित किया गया, ये भी कथन सत्य है। और इसी के साथ हमारा ये एक्सप्लेन आपको बता दिया, और इसका सही आंसर ये हो गया 1 और 3। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं।
दूसरा क्वेश्चन मित्रों जैन धर्म के संदर्भ में है। जैन धर्म के अनुसार निम्न में से किसे त्रिरत्न माना गया। मित्रों आपको पता होगा जैन धर्म ने त्रिरत्न का सिद्धांत दिया गया। उस त्रिरत्न में कौन कौन से है, तो 4 ऑप्शन दे रखे, इसमें से 3 आपको बताने जो त्रिरत्न से संबंधित हैं। इसमें पहला कह रहा है सम्यक ज्ञान, सम्यक संस्कृति, सम्यक आचरण, सम्यक विश्वास। आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो मित्रों आपको पता होगा जो जैन का त्रिरत्न है उसमें सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक विश्वास, और सम्यक आचरण के अंतर्गत उन्होंने 5 सिद्धांत और दिए थे जिसे 5 महाव्रत कहा जाता था। उसमें चोरी नहीं करना, अहिंसा की बात कर रहा है, नैतिकता की बात कर रहा है कि झूठ नहीं बोलना और संपत्ति का अधिग्रहण नहीं करना। ये जो 5 महाव्रत थे ये आचरण के तहत थे, और सम्यक ज्ञान भी था त्रिरत्न में और विश्वास भी था। लेकिन वो सम्यक संस्कृति है ये त्रिरत्न में नहीं थी। हमारा दूसरा गलत हो गया और 1, 3, 4 हमारे सही हो गए। तो मित्रों 1, 3, 4 इसमें ऑप्शन बी सही होगा। इसका आंसर बी हो गया। आपको सही कोटि पूछा है और इसके बारे में आप देख ले। जो 3 रत्न कहा गया है ये विश्वास, महावीर शिक्षाओं और ज्ञान में विश्वास करना। जो सम्यक विश्वास है उसमें ये कहा रखा है कि शिक्षाएं और ज्ञान है महावीर के, उनमें आपको विश्वास करना चाहिए। जो आचरण है, जो मानव का आचरण है वो क्या है उसके बारे में बता रखा है। ये 5 आचरण दे रखे, जो 5 महाव्रत हैं उसको आचरण के अंतर्गत रखा गया था। और सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान के अंतर्गत ये कह रहा है मित्रों, ये ध्यान रखना, ये आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है यहाँ इसका अलग क्वेश्चन, क्योंकि आपको सम्यक विश्वास लिख के उसके उद्देश्य पूछ सकता है। और सम्यक ज्ञान इस सिद्धांत की स्वीकृति है कोई ईश्वर नहीं है। सम्यक ज्ञान के अंदर कोई ईश्वर नहीं है, ये कि जगत सृष्टिकर्ता के बिना विद्यमान रही है और सभी वस्तुओं में आत्मा है। तो ये सभी वस्तुओं में आत्मा की बात करें, कोई ईश्वर नहीं है और सृष्टिकर्ता के, सृष्टि को कोई बनाने वाला नहीं है, क्योंकि हर वस्तु में आत्मा है, हर वस्तु स्वतंत्रता की बात कर रही है। और ये मित्रों इसकी मेन जो सिद्धांत है वो आत्मा पर भी टिका हुआ है। और इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन सही हो गया था। 1, 3 और 4 ऑप्शन बी सही हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये कह रहा है प्रागैतिहासिक चित्रकला के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, आपको सही कथन बताना है। जो 3 कथन दे रखे हैं इसमें से सही कथन आपको बताना है। पहला कह रहा है कला निर्माण करने संबंधित निम्न पुरापाषाण कालीन लोगों के साक्ष्य मौजूद हैं। आपको बताना है कथन सत्य है या असत्य। दूसरा कहना प्रतीक, जो इंडिकेटर प्रागैतिहासिक चित्रकलाओं का एक हिस्सा नहीं था। जो प्रागैतिहासिक कालीन चित्र थे उनका जो प्रतीक है वो हिस्सा नहीं था, उनकी विशेषताएं नहीं थी। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। शिकार के दृश्य मध्य पाषाण काल चित्रों की प्रमुख विशेषताएं थी। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। तो मित्रों अगर आप तीसरा कथन देखते हैं तो मध्यकाल में जो चित्र हैं उसमें शिकार एक प्रमुख है, साथ में प्रकृति के दृश्य भी आपको देखने को मिलेंगे उसकी विशेषता के तौर पर। इस दृष्टि से हमारा तीसरा कथन सत्य हो गया। लेकिन जो ये प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों के बारे में बात कर रहा है कि प्रतीक उसकी विशेषताएं नहीं, तो आपको बता देता हूँ दोस्तों इस काल में प्रतीक है जो इंडिकेटर है वो प्रमुख विशेषता के तौर पर उभरा था। इस दृष्टि से हम देखें तो हमारा दूसरा कथन गलत हो रहा है, ये नहीं की बात कर रहा है, तो हमारा दूसरा कथन गलत हो गया। तीसरा सही और दूसरा गलत देखे एलिमिनेशन मेथड से, तो हम देखते हैं तीसरा सही इसमें है, तीसरा सही इसमें है और तीसरा सही इसमें है। लेकिन जो दूसरा इसमें है और दूसरा इसमें है, दूसरा इसमें नहीं है, सी ऑप्शन में हम, तो हमारा सही आंसर मित्रों सी होगा। और इस दृष्टि से हमारा पहला ऑप्शन भी गलत हो गया, क्योंकि जो प्रागैतिहासिक काल है उसके कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। इस दृष्टि से हमारा पहला कथन सत्य हो गया। ये साक्ष्य की बात कर रहे हैं कि निम्न पुरापाषाण कालीन जो साक्ष्य मिले थे लोगों के वो इस काल में नहीं थे, इस काल की चित्रकला में नहीं थे। इससे हमारा ऑप्शन सी सही हो गया। और इसके बारे में ये कह रहा है जो साक्ष्य मौजूद नहीं थे, इसके बारे में कह रहा है जो कला निर्माण करने वाले निम्न पुरापाषाण काल है, जो
लोअर पैलियोलिथिक काल है उसके साक्ष्य मौजूद नहीं है, केवल अपर पैलियोलिथिक है। जो पैलियोलिथिक है उसमें 3 खंडों में मध्य, अपर, लोअर, तो उस काल के अपर पैलियोलिथिक काल के साक्ष्य मिले हुए हैं। इस दृष्टि से हमारा पहला ऑप्शन गलत हो गया था। और चित्र की श्रेणियों को 3 भागों में विभाजित कर रखा था, मनुष्य थे, पशु था और ज्यामितीय प्रतिरूप भी था। और ये कह रहा जो मध्य पाषाण काल है मेसोलिथिक, उसमें चित्रों की सबसे बड़ी संख्या में बनाए गए थे और जो शिकार का दृश्य है वो प्रमुख था मेसोलिथिक काल में। और इस दृष्टि से हमारा तीसरा कथन सत्य हो गया था। और ये ज्यामिति प्रतीक रूप में, पशु के प्रतीक के रूप में ज्यामिति के बारे में कह रहा है, तो इस दृष्टि से हमारा दूसरा कथन असत्य हो गया था। इसी हिसाब से हमारा क्वेश्चन सी सही हो गया था, केवल और केवल ये जो मध्य पाषाण काल में जो चित्रकला में शिकार के दृश्य की बात कर रहा है ये हमारा सही हुआ था। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा 4th नंबर यू क्वेश्चन कह रहा है गुप्त काल और जो गुप्त काल की जो कला और वास्तुकला है, ये मित्रों गुप्त काल के संबंधित है, के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, आपको सही कथन बताना है। पहला कह रहा है इस काल के दौरान नागर और द्रविड़ शैली दोनों शैलियाँ विकसित हुई थी। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। गुप्त काल में धातुक्रम व्यवसाय ने अद्भुत प्रगति की। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। इस काल पर गांधार शैली का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। दोस्तों पहले कथन से तो आप वाकिफ हो गए, इस काल में नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों इसी काल में विकसित हुई थी। उत्तर भारत में नागर शैली का विकास हुआ था और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली का विकास हुआ था। इस दृष्टि से हमारा पहला कथन सत्य हो गया। और जो दूसरा कह रहा है धातुक्रम, मतलब जो लोहे का विकास हो, तांबे का विकास हो, वो इस काल में प्रमुख था। आपको पता लोह स्तंभ के बारे में आपने पढ़ा होगा, वो इसी काल से संबंधित है। इस दृष्टि से देखें तो हमारा दूसरा कथन भी सत्य हो गया। मित्रों आगे तीसरा कथन ये कह रहा है कि जो गांधार शैली थी, जो अफगान और पाकिस्तान के क्षेत्र में प्रमुख थी गांधार शैली, इसका इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मित्रों ऐसा नहीं हो सकता। ये गांधार भारत का एक उस टाइम पार्ट था और पड़ोस भी था, तो इस दृष्टि से देखें तो थोड़ा बहुत तो प्रभाव इस पर पड़ा। जो मथुरा क्षेत्र में है यहाँ पर गांधार शैली का प्रभाव पड़ा था, लेकिन ये नई की बात कर रहा है। इस दृष्टि से हमारा तीसरा कथन असत्य होगा। हमारा 1 और 2 सत्य हो गया, तो इसका सही आंसर भी होगा 1 और 2। अब हम इसके बारे में देख लेते हैं। यह नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों विकसित हुई, ये कह रहा है। और लेकिन इस अवधि की अधिकांश वास्तुकला थी जो हुण थे विदेशी अटैक, उन्होंने वास्तुकला को नष्ट कर दिया। इस हिसाब से इसके साक्ष्य हमें बहुत कम मिलते हैं, जिसमें देवगढ़ का मंदिर प्रमुख है और गढ़वा मंदिर जो इलाहाबाद में है, उसमें जो मूर्तिकला गुप्त काल का महत्वपूर्ण नमूना है। ये आप याद रखना, इसके बारे में पूछ सकता है। देवगढ़ का मंदिर भी बहुत प्रसिद्ध है। और इस पर मुख्य रूप से तो ये कह रहा है कि गांधार शैली का कोई प्रभाव नहीं था, लेकिन जो मथुरा में खड़ी बुद्ध मूर्ति है उस पर जो थोड़ा बहुत गांधार शैली का प्रभाव था। इस दृष्टि से हमारा ये कथन असत्य होता कि थोड़ा बहुत भी प्रभाव था तो वो था। आप ये नहीं कह सकते हो कि उस पर कोई प्रभाव नहीं था, क्योंकि मथुरा में जो बुद्ध मूर्ति थी उस पर ग्रीक शैली और गांधार शैली का प्रभाव था। अगला ये कह रहा है गुप्त काल के दौरान धातुक्रम व्यवसाय ने शानदार प्रगति की। ये कह रहा है जो मूर्तिकला स्तंभों की ढलाई में भी लोग कुशल थे, उन्होंने एक ऐसे लोह स्तंभ का निर्माण किया जो आज भी जंग नहीं लगा हुआ है। इसके बारे में ये कह रहा है। विशालकाय जो तांबे की मूर्तियाँ भी बनाई जाती थी, जो बुद्ध की मूर्ति तांबे की मूर्ति है, वो भी इस काल की एक प्रमुख है। और दिल्ली का जो लोह स्तंभ की बात भी कर रहा है। ये धूप और वर्षा, जो पानी नमी के कारण और धूप के कारण अभी तक जंग मुक्त है, ये बात कर रहा है। ये बर्मिंघम में एक जो संग्रहालय में जो तांबे की मूर्ति है बुद्ध की, वो रखी हुई है, वो इसी काल की है। इस दृष्टि से देखें तो लोह का भी विकास हुआ था और जो अपना तांबा है उसी का भी विकास हुआ था उत्पादन में। तो
ये लोक कर्म और धातु कर्म की बात कर रहे हैं। इस दृष्टि से हमारा दूसरा कथन सत्य हो गया। नागर और द्रविड़ से हमारा पहला कथन सत्य हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है 5 नंबर, सातवानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? आपको सही कथन बताना है। मित्रों आपको बता दें तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ये दक्कन क्षेत्र है, यहाँ पे सातवानों का शासन था, जो उत्तर बुद्ध काल कह सकते हैं, उत्तर मौर्य काल कह सकते हैं, उस टाइम ये प्रमुख शासक थे। उसके संबंध में आपको बताना है। उन्होंने बौद्ध धर्म और ब्राह्मणवाद का संरक्षण किया। तो मित्रों आपको बता देते हैं कथन सत्य है। उन्होंने ब्राह्मणवाद के साथ साथ बौद्ध धर्म का भी संरक्षण किया, साथ में उन्होंने प्राकृत भाषा का भी विकास किया, साहित्य का भी संरक्षण किया। इस दृष्टि से हमारा पहला कथन भी सत्य हो गया और दूसरा कथन भी सत्य हो गया। साथ में मित्रों ये ब्राह्मणवाद से ज़्यादा लिंक्ड थे, इस दृष्टि से उन्होंने अश्वमेध और आश्वमेध यज्ञ भी करवाए थे। तो हमारा तीसरा कथन भी सत्य हो गया। तो इसके तीनों कथन सत्य हो गए मित्रों। इसका ऑप्शन डी सही होगा, 1 और 2। इसके बारे में देख ले। सातवान जो पहली शताब्दी ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य ये था, ये दक्कन क्षेत्र में इसका शासक था। और इसका जो गोमती पुत्र है ये प्रमुख शासक था। ये कह रहा है ये गंगा के जो मैदान है इसी के साथ व्यापार करता था, साथ में इसका व्यापार विदेशों के भी साथ में था। ये भी ध्यान रखना। ये हिंदू धर्म से संबंधित था प्रमुख रूप से, लेकिन बौद्ध धर्म का भी इसने समर्थन किया और इसी दृष्टि से उन्होंने प्राकृत साहित्य का भी संरक्षण किया था। उसने अश्वमेध और राजसूय जो यज्ञ कराए थे, इस दृष्टि से हमारा ये लास्ट कथन सत्य हो गया। दोस्तों इसी के साथ हमारी ये श्रृंखला समाप्त होती है। साथ में आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।